क्लास 12 अकाउंटेंसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ कंपनी अकाउंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 24 मार्क्स का अकेला कंपनी अकाउंट के थ्रू आपके एग्ज़ाम में आता है, जिसमें 2 चैप्टर होगा, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर। जहां हमें इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिवेंचर तो पढ़ना ही है, तो उससे रिलेटेड ये पढ़ना होगा ये डिवेंचर और शेयर इशू कौन करता है, दैट इज़ कंपनीज़। कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनीज। क्या इसके अलावा भी कंपनीज के कुछ और टाइप्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में आने चाहिए और जो एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। बेसिकली सीबीएसई में अब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछा कम जाता है, लेकिन जो एमसीक्यूज़ है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फ्यूचरिस्टिक पढ़ाई करनी है, तो आपको कंपनी के बारे में पूरा जानना होगा कि व्हाट डू मीन बाय अ कंपनी, एक कंपनी क्या होता है, व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी के कौन कौन से टाइप्स है, एंड आल्सो द फीचर्स ऑफ कंपनी क्या होता है। आज की इस पूरी वीडियो में आपको कंपनी के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा, कंपनी की मीनिंग, कंपनी के टाइप्स एंड कंपनी के फीचर के बारे में बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहना है आपको और अपने दोस्तों, क्योंकि एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन प्लस प्रैक्टिकल हर एक क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पर अब लगातार मिलने वाला है। ऑलरेडी मेरे चैनल पे एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन प्रोवाइड है, लेकिन वो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग है। मैं बताने जा रहा हूँ न्यू बुक के अकॉर्डिंग, जो न्यू सिलेबस आया है 2024-25 के अकॉर्डिंग। 2024-25 के अगर आपको तैयारी करनी है तो एनसीईआरटी बुक की तैयारी केवल एक ही चैनल पर मिलेगा, वो है द इकोनॉमिक्स गुरु, यानी कि मेरे चैनल पे, जहां मैं आपको आज बता रहा हूं कंपनी की मीनिंग के बारे में, कंपनी के फीचर्स के बारे में और कंपनी के टाइप्स के बारे में। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हम शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड इलस्ट्रेशन क्वेश्चन दोनों करेंगे। कुछ भी नहीं छोड़ना है आपकी बुक का। इसके बावजूद आपको लगता है कि बुक में से कुछ छूट रहा है एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा व्हाट डू मीन बाय अ कंपनी। अ कंपनी होता क्या है, दैट इज अ कंपनी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फंड होता है, एक कंपनी होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो बाय लॉ फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में ये एक लॉ के थ्रू, जिसका नाम होता है कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट के थ्रू ये फॉर्म होता है। इसकी अपनी एक लीगल सेपरेट एंटिटी होती है, एक अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। मतलब कोई बंदा है जो मेहनत करके कंपनी खड़ा कर रहा है, लेकिन उसका वजूद, वो कंपनी खड़ी होगी उसका वजूद, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। दैट मीन्स it can be described as a voluntary association in individuals having a common purpose who agree to pool their funds and unit to achieve the said goals। मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना वॉलंटरी एसोसिएशन रखता है, जिसका एक कॉमन पर्पस होता है बिजनेस का, और जो अपने गोल को अचीव करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए वर्क करता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा और अगर डिस्क्राइब करें, इट कैन बी कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन। एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। एक कंपनी क्या होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जहां पर क्रिएटेड अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ लॉ, जो एक लॉ के अंडर क्रिएट किया जाता है। मतलब कानून के अंतर्गत कोई मनमर्जी कंपनी नहीं बना सकता। जो मनमर्जी कंपनी बनाता है, फिलहाल वो प्राइवेट कंपनी हो सकता है, 1% कंपनी हो सकता है या कुछ और सकता है, लेकिन अगर उसको रियल में एक पब्लिक कंपनी इस्टेब्लिश करनी है तो बाय लॉ कंपनी एक्ट के अंडर ही हो सकता है। आ डिस्टिंक्ट लीगल पर्सनालिटी, उसकी अपनी एक लीगल पर्सनालिटी होता है। मतलब क्या होता है, उसके अपने आप में एक पूरा का पूरा अस्तित्व होता है। ओनरशिप अलग चीज़ है, कंपनी अलग चीज़ होती है। इट सिग्नेचर रेफर टू द कॉमन सील, इसका अपना खुद का सिग्नेचर होता है, इसका अपना खुद का कॉमन सील होता है। हर एक काम कंपनी में कंपनी के नाम से होता है, किसी ओनर के। जैसे हम बात करेंगे मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी इज़ अ पर्सनालिटी। बस रिलायंस कंपनी, जब रिलायंस की बात करते हैं अपने, देखिए रिलायंस में कोई कहते हैं रिलायंस आज ग्रो कर रहा है, रिलायंस ने ये किया, रिलायंस ने वो किया, हम मुकेश अंबानी का नाम लेते हैं, रिलायंस का नाम लेते हैं, जियो का नाम लेते हैं, क्योंकि दीज आर द कंपनी। It is essentially an artificial person in that is exist independently। एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ये पूरी तरीके से एक आर्टिफिशियल, एक कृत्रिम आदमी की तरह काम करता है, जो इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं होता, क्योंकि इसी के नाम से सारा वजूद होता है, इसी के थ्रू सब कुछ होता है। बाय द पीपल हु ओन डायरेक्ट एंड सपोर्ट इट बिजनेस, उन लोगों के थ्रू डायरेक्ट किया जाता है जो सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स। इन लीगल टर्म्स इट इज़ कॉल्ड एन आर्टिफिशियल, इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन के नाम से जानते हैं लीगली। ओके, नेक्स्ट वन इज
कंपनी एक्ट क्या बोलती है, इंडिया की कंपनी एक्ट, उसके जो है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कहा जाता है कंपनी मीन्स आ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सेक्शन 2 पॉइंट नंबर 20 कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 में आर्टिकल नंबर 20 में क्लियर लिखा हुआ है एक कंपनी वो है इस लॉ के अंदर जिसको इस्टेब्लिश किया गया है या इससे पहले कोई ऐसा लॉ था कंपनी को इस्टेब्लिश करने का, उसके अंदर क्रिएट किया गया है। तो इसको LH हनी ने भी एक्सप्लेन किया है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद द परपेचुअल एसोसिएशन एंड कॉमन सील। इसका अपना आर्टिफिशियल जो होता है एक पर्सन होता है जिसकी अपनी लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी बात यह है कि परपेचुअल सक्सेशन मतलब ये हुआ कि कंपनी बनाने वाला ओनर मर जाए, खप जाए, डायरेक्टर ख़त्म हो जाए, एम्प्लॉय आए जाए, कंपनी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है वाला नहीं है। कंपनी अपनी जगह पर है, रहेगी और चलती रहेगी जब तक उसको बाय लॉ पूरी तरीके से डोमिनेट ना कर दिया जाए तब तक। नाउ द डिफरेंट फीचर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के फीचर्स की हम बात करते हैं। व्हाट आर द बेसिक फीचर्स, वन बाय वन, क्योंकि फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1 बॉडी कॉर्पोरेट। व्हाट डू मीन बाय द बॉडी कॉर्पोरेट? अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 इसको कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड किया जाता है एक कारपोरेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, इसको बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब पूरी तरीके से कंपनी के वेरियस आर्टिकल के अंदर इसको रजिस्टर्ड किया, सो इट इज आल्सो नोन एज इट इज अ रजिस्टर्ड कंपनी। फर्स्ट वन। सेकंड वन इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, इसकी अपनी खुद की लीगल एंटिटी होती है, ये किसी ओनर के ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। दैट मीन्स इट इज अ लीगल एंटिटी दैट इज सेपरेट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर का काम होता है प्रॉफिट का हिस्सा लेना, कंपनी का काम होता है अपने आप को रन करना। यहाँ पर जो कुछ भी होगा कंपनी के नेम से होगा, शेयर होल्डर्स के नेम से नहीं होगा, ओनर के नेम से नहीं होगा, दैट इज सैलरीड आल्सो ओनर। लेकिन इसको जो बनाने वाला होता है प्रोमोटर, उसके नेम से नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें सब कुछ गलत होता है तो कंपनी के नाम पे जाएगा, कुछ सही होता है तो कंपनी, मतलब सब कुछ अपनी कंपनी की अपनी एक खुद का पूरा यहाँ पर मौजूद होता है। नेक्स्ट वन इज सेपरेट प्रॉपर्टी, इसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। एक कंपनी में जो भी प्रॉपर्टी आएगा, कुछ भी परचेज किया जाएगा, कुछ भी सेल किया जाएगा, कोई भी एक्टिविटी होती है, सब कुछ कंपनी के खुद के नेम से आता है। दैट इज कंपनीज प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ द मेंबर्स। मेंबर की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसकी इंडिविजुअल होती है, और जो कंपनी की होती है वो कंपनी की, वो उसका मेंबर से को लेना देना नहीं है। दस देयर आर नो डायरेक्ट प्रोप्राइटरी राइट्स ऑफ द मेंबर्स ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उसके मेंबर्स का ओवर राइट नहीं हो सकता। वो कंपनी है, कंपनी के नाम से ही होगा, आप ओनर ऑफ, क्योंकि ये कंपनी की प्रॉपर्टी, ये तो मेरी कंपनी, क्योंकि मेरी कंपनी है, मेरी प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है। वो कंपनी की प्रॉपर्टी है, जब तक आप उसके ऊपर आपका डोमिनेट रहेगा ठीक है, आप यूज़ कर पा रहे हो, लेकिन आपके नेम से वो यूज़ नहीं हो सकता। आप कंपनी के नाम से यूज़ भले ही कर सकते हो, दैट इज़ कंपनी की प्रॉपर्टी है। परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब मैंने अभी बताया कि किसी भी कंपनी के मेंबर, डायरेक्टर, ओनर, प्रोमोटर, किसी के भी डेथ होने से, कंपनी को छोड़ के जाने से कंपनी के रियल वजूद पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता है। जैसे भारत पे से आशीष ग्रोवर ने भारत पे को खड़ा किया, मेहनत की, सब कुछ दौड़ भाग किया, एक जो है बहुत ही टॉप क्लास की कंपनी बनाया, बाद में उसी को कंपनी से निकाल दिया, तो क्या कंपनी बर्बाद हो गई, क्या कंपनी बंद हो गई? ऐसा नहीं है। मतलब साफ है कि यहाँ पर किसी के आने से, किसी के जाने से कंपनी की लाइफ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन सिंपलर टर्म द कंपनी कंटिन्यूज द एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर। ये मेंबर की लाइफ के अलावा भी अपने आप को खड़ा रखता है और ऐसे ही चलता रहता है लाइफ टाइम। नेक्स्ट वन इज कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है जैसे कोई आप काम करेंगे, आप अपना नेम लगा देते हैं, यहाँ पर जो कंपनी होती है कंपनी का खुद का अपना नाम होता है। कोई भी काम होता है कंपनी के खुद के नेम से होता है, वहाँ पर जो सील लगता है कंपनी के नाम से होता है, कंपनी का सील होता है, कंपनी का स्टैंप होता है, कंपनी के नाम से हर। दस दे सर्व एज द कंपनी एजेंट बट नॉट द मेंबर्स। एक कंपनी की में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी उनके लिए काम नहीं करती हैं। वो कंपनी के अंडर में काम करने वाले होते हैं, चाहे CEO हो, चाहे MD हो, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। सेपरेशन फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये,
कि कंपनी का ओनरशिप और कंपनी दोनों अलग अलग चीज़ है। आप मालिक है कंपनी के, हो सकते हैं, यू आर द शेयर होल्डर, आपके पास सबसे ज़्यादा शेयर हो सकते हैं, लेकिन आप मालिक अपने घर पे जाइए, कंपनी अपने जगह पर रहेगी। कंपनी का और ओनरशिप का कोई भी लिंक नहीं होता है। आप ओनर है, आप बोर्ड कीजिए, आप मैनेजमेंट में पार्ट कीजिए, आप डिविडेंड लीजिए, लेकिन कंपनी में इंटरफेयर मत कीजिए, क्योंकि कंपनी को चलाने वाला ओनर नहीं होता, कंपनी को चलाने वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना। ओनरशिप से कंपनी नहीं चलती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से करनी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमेशा कंपनी के लिए काम करते हैं, ओनर के लिए नहीं, ध्यान में रखना। तो ओनरशिप अलग चीज़ होती है और मैनेजमेंट यहाँ पर अलग चीज़ होती है, दोनों ही सेपरेट हो जाता है। मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क फॉर द कंपनी, नॉट फॉर द ओनर, ये अलग बात है। बेसिकली जितने भी कंपनीज है उसका ओनर ही उसके सबसे बड़े टॉप मोस्ट पोजीशन में बैठता है, वो सीईओ होता है या एमडी होता है, ताकि बिजनेस को स्मूथली अच्छे से चलाया जा सके। लिमिटेड लायबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कंपनी होती है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के लायबिलिटी पर, कंपनी पर उस पर एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब जिसका जितना शेयर होता है उसकी उतनी ही लायबिलिटी होती है, वो उतना ही लॉस अचीव करेगा, बियर करेगा जितना उसका शेयर होता है। मतलब एवरी शेयर होल्डर हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ, जैसे पार्टनरशिप आपने पढ़ा होगा, पार्टनरशिप देखा होगा, लॉस होता है, जितना भी लॉस होगा सब कुछ पार्टनर्स का, लॉस भी पार्टनर का और प्रॉफिट भी पार्टनर का, सब कुछ उनको बियर करना। लेकिन यहाँ पर अलग मैटर है, यहाँ पर जितना शेयर जिस पार्टनर का है उसको उतना ही लॉस बियर करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। सो दिस इज नोन एज लिमिटेड लायबिलिटी होती है। वी टॉक अबाउट द कंपनीज शेयर होल्डर्स लायबिलिटी, वी सी डेट डिफरेंट फॉर्म ऑफ दैट द कंपनीज लायबिलिटी, अलग अलग टाइप के होते हैं और इन सब में कंपनी की उतनी ही लायबिलिटी होती है और उतना ही डिविडेंड होता है, राइट। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर भी आ जाती है, कोई भी शेयर होल्डर होता है, अगर कंपनी का वो शेयर रख रहा है और बाद में उसको लगता है कि यार शेयर नहीं रखना है, वो अपनी शेयर को ट्रांसफ़र कर सकता है, मतलब सेल कर सकता है ओपन मार्केट में, या फिर किसी और को दे सकता है। ये ट्रांसफरेबिलिटी कंपनी के शेयर के साथ चलती रहती है, ये होता रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये कंपनी का बहुत बड़ा फीचर है कि एवरी शेयर होल्डर कैन ट्रांसफ़र और सेल देयर शेयर्स। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज को। कंपनी कितने टाइप्स ऑफ कंपनी को अलग अलग कैटेगरी, उनके नेचर के अकॉर्डिंग, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द मेंबर, ठीक है ना, उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी के अकॉर्डिंग कितने टाइप की कंपनी होती है। तो सबसे पहला होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, वो कंपनी जहां पर जो उनकी लायबिलिटी शेयर्स के अकॉर्डिंग लिमिटेड होती है, दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसका मतलब ये हुआ द कंपनी वेयर द मेंबर्स हैव अ लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू द शेयर्स, जिसका जितना शेयर उतना ही उसकी लायबिलिटी होती है। सम फर्म्स मे नॉट ऑलवेज पे द फुल वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स एट वंस, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर इन द दिस फर्म्स आर लिमिटेड टू द नंबर ऑफ अनपेड डिविडेंड्स ऑन देयर शेयर्स। का मतलब होता है यहाँ पर उसकी लायबिलिटी उतनी ही होती है जितना उसके पास शेयर होता है, फर्स्ट वन। सेकंड, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो अपने बेसिक शेयर मेंबर्स को या शेयर होल्डर को गारंटी दिया जाता है, किस चीज़ का, प्रॉफिट का, कि आप हमारे कंपनी के मेंबर बनो, आपको एक मिनिमम प्रॉफिट मिलना ही है। जो बेसिक मेंबर्स होते हैं वो नए मेंबर को गारंटी देता है। सो दिस टाइप ऑफ कंपनी आर नोन एज लिमिटेड बाय गारंटी, कि उसकी गारंटी होती। मान लीजिए आप लोगों ने 10 लोगों ने मिलकर कोई कंपनी खड़ी कर दी, आपको लगता है कि 2 मेंबर और चाहिए जो बिजनेस को हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये 2 लोग कहेंगे यार आपकी कंपनी तो लॉस में चलती है, लॉस हो जाएगा, हम क्या करें। तो ये 10 लोग मिलकर इन 2 लोगों को गारंटी देते कि भाई तू बिजनेस में तो आ, कुछ भी हो तुझे लॉस नहीं होने देंगे, अगर लॉस होता भी है तो हम अपनी जेब से तेरी भरपाई करेंगे। दिस इज नोन एज गारंटी। और यही कंपनी, कुछ कंपनियों में ऐसा चलता रहता है ताकि मेंबरशिप बनी रहे और कंपनी को रन किया जा सके। नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड कंपनी। बेसिकली अनलिमिटेड कंपनी पार्टनरशिप टाइप की कंपनी होती है या 1% कंपनी होता है, प्राइवेट कंपनीज होती है जहां पर पार्टनर्स या फिर जहां पर शेयर होल्डर्स या मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब जितना बिजनेस को लॉस होगा उतना ही उनका भी लॉस होगा, वहाँ पर कोई लिमिट तय नहीं होता है। दिस लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड कंपनीज हैव जीरो लिमिट्स, इनकी कोई लिमिट तय नहीं होती है, कितना भी लॉस हो सकता है। शेयर होल्डर्स के पैसे पूरे के पूरे डूब भी सकते हैं,
ठीक है ना। कोई प्रोबो नहीं होती यहाँ पर, इसकी कोई लिमिट पहले से तय नहीं होती, इसकी डेप्थ तय नहीं होती है। इवन कंपनी के होने वाले लॉस को शेयर होल्डर्स के जो प्राइवेट प्रॉपर्टी से भी कवर किया जा सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट वन, कंपनी अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स। मेंबर्स के अकॉर्डिंग, मेंबर्स के अकॉर्डिंग कंपनी के टाइप्स की बात करें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। सब फर्स्ट वन इज 1 पर्सन कंपनी, दैट इज आल्सो इन शॉर्ट OPC। 1 पर्सन कंपनी वो कंपनी होता है जो कंपनी में केवल एक ही ओनर होता है, देयर आर ओनली 1 मेंबर इन द कंपनी, एक ही मेंबर होता है और वो खुद पूरे कंपनी को चलता है, जिसको आप सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोल सकते हैं कि एक सोल मेंबर होता है, अकेला आदमी पूरे बिजनेस को रन करता है, अकेला आदमी रन करता है। बेसिकली ये ऐसी कंपनी होता है जिसका बेसिक कैपिटल जो है 50 लाख रुपीज़ के आसपास होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। इन कंपनी का सोल प्रोवाइडर मतलब एक ही ओनर होता है। बेसिकली ये जो नॉर्मल फैमिलीज़ वाले जो होते हैं, छोटे फॉर्म में जो कंपनीज को स्टैब्लिश करते हैं, घर में जो काम करते हैं, ठीक है ना, वो उन लोगों का होता है। इसके अलावा होता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके पीछे आपने देखा होगा प्राइवेट लिमिटेड लगा रहता है, जिस कंपनी के पीछे भी प्राइवेट कंपनी लगा होता है, प्राइवेट लिमिटेड समझो वो प्राइवेट कंपनी है। ये ऐसी कंपनी होती हैं जिनके शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते। इवन ऐसी कंपनी होती है जिनमें कम से कम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात, इस कंपनी के मेंबर के शेयर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकते हैं। समझ में आ गया, ये किसी बाहरी आदमी को नहीं। और ये वो कंपनी है जो अपने शेयर्स पब्लिक के बीच में इशू नहीं कर सकते, दे कांट इशू देयर शेयर्स इन ओपन मार्केट, ठीक है ना। ये प्राइवेट कंपनी होता है और इनके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना कंपलसरी हो जाता है। नेक्स्ट वन इज पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो बेसिकली दे आर अलाउड टू मेंबर्स टू ट्रांसफ़र शेयर्स टू अदर्स एंड फ्री। ये फ्री होके अपने शेयर्स को एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं। इवन दिस कंपनी आर अलाउड टू इशू देयर शेयर्स इन ओपन मार्केट टू कलेक्ट द वेरियस फंड, अपने फंड को कलेक्ट करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स, इनके मेंबर 7 मिनिमम होते हैं, उससे कम नहीं हो सकता। बट देयर इज़ नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम शेयर होल्डर्स की कोई लिमिट नहीं होती है, लाखों करोड़ों हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, जबकि प्राइवेट कंपनी में। दूसरी बात है, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसके पीछे आपने खाली लिमिटेड लिखा होगा, प्राइवेट नहीं लिखा होता, जैसे रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, अडानी इंडस्ट्री लिमिटेड। तो ये दीज ऑल आर पब्लिक कंपनी, क्योंकि ये पब्लिक से अपने कैपिटल रेज कर सकते हैं, पब्लिक में अपने शेयर इशू कर सकते हैं, IPO रिलीज़ कर सकते हैं और इनके मैक्सिमम नंबर अनलिमिटेड हो सकते हैं। नाउ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के बेसिस पे कंपनी को बांटा गया, दैट इज होल्डिंग एंड सब्सिडारी कंपनीज। होल्डिंग एंड सब्सिडारी कंपनीज, देयर आर केसेस वेयर अ कंपनी शेयर्स मे बी हेल्ड एंटायरली और पार्शली बाय अनदर कंपनी। द कंपनी डेट ओज शेयर्स इज नाउ नोन एज द होल्डिंग कंपनी। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिस कंपनी के शेयर्स कोई दूसरी कंपनी ओन करती है और उस कंपनी को पहली वाली बड़ी कंपनी ओन करते हैं। मतलब यहाँ पर एक छोटी कंपनी है, इस कंपनी को किसी दूसरी बड़ी कंपनी ओन कर लिया, तो दिस कंपनी इज़ नोन एज सब्सिडारी और होल्डिंग कंपनी, क्योंकि इसका काम इस बड़ी कंपनी के लिए काम करना होता है, इनके रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है, इनको ज़रूरत को पूरा करना होता है, ठीक है, इनकी सब्सिडारी की तरह काम करना होता है। दिस इज नोन एज सब्सिडारी और होल्डिंग कंपनी। सेकेंड वन इज एसोसिएट कंपनीज। Associate companies are those types of company which are other companies have a significant influence. These company influence and entails owning at least 20% of the associate company shares. ये ऐसी कंपनी होती हैं जो किसी दूसरी कंपनी के साथ एसोसिएट करते हैं, टाई अप करते हैं, मर्ज करके या मिलजुल के काम करते हैं। दीज आर नोन एज एसोसिएट कंपनी। मतलब ये कंपनी है, इस कंपनी के साथ इस कंपनी ने मिलके इनके 20% शेयर के लिए या फिर इसके 20% शेयर मिलके काम किया, तो इसको एसोसिएट करना बोलते हैं। मतलब एक दूसरे के हेल्प के साथ काम करना, और मिलके दोनों अलग अलग सेपरेट होते हैं लेकिन एसोसिएट करके काम करते हैं, तो उसको एसोसिएट कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज अदर टाइप कंपनीज, जिसमें पहला है गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनी पता है, वो कंपनी जो जिसका 100% जिसका
मोर देन 50% राइट जो है गवर्नमेंट पास होता है, ये 100% राइट गवर्नमेंट के पास होता है। दिस कंपनी आर गवर्नमेंट कंपनीज, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, गवर्नमेंट इसको ऑपरेट करती है, उसको गवर्नमेंट कंपनी के नाम से, जैसे इंडिया में ONGC है, NTPC है, HP है, BSNL है, MTNL, दिस ऑल आर नोन एज गवर्नमेंट कंपनीज। फॉरेन कंपनीज आर दोज कंपनी बीच आर ऑपरेट अंडर अ फॉरेन पर्सन और फॉरेन कंट्री पर्सन। फॉरेन कंपनीज कैन बी रेफर टू एज कंपनी प्रेजेंट आउटसाइड इंडिया, जो ऐसी कंपनी जो कंट्री से बाहर की होती हैं। फॉर एग्जांपल डोमिनोज हो गया, होंडा है, ठीक है, हुंडई हो गया, सुजुकी है, दीज ऑल आर फॉरेन कंपनी। क्योंकि ये फॉरेन की कंपनी है, ये हमारी कंट्री में आके फिलहाल बिजनेस कर रही है, उसको फॉरेन कंपनी के नाम से। चैरिटेबल कंपनीज सेक्शन 8 कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह काम करती हैं, NPO की तरह काम करती है, जिसका काम होता है एक चैरिटी की तरह प्रोडक्टिव चीज़ों को कंट्री के या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क करना। Companies with charitable goals often refer to the NPO are termed as charitable company. This company also known as Section 8 companies are they registered under the Section 8 of the Company Act 2013. The primary goal of charitable company is to promote the religion, arts, culture, science, education, commerce and any more. इसका काम होता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अपने बिजनेस को रन करना, उनके लिए काम करना, इनकी जो भी प्रॉफिट होता है वो सोसाइटी के लिए होता है। ये दिस इज लाइक ए NPO। Next is dormant company. This company are usually set up to work on future products. ऐसी कंपनी होती है जो फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट को पूरा करने के लिए, कोई काम को पूरा करने के लिए बनाई जाती है डोरमेंट, और ये केवल उस फ्यूचरिस्ट वर्क को पूरा करने के बाद ये कंपनी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती हैं। इसको डोरमेंट कंपनी कहते हैं। They do not have large amount of transactions and do not require a comply with this regulation that apply to regular company. ये रेगुलर कंपनी की तरह नहीं होते हैं, ये केवल और केवल एक स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए होते हैं। ये डोमिनेट कंपनी होती है, कभी कभी इस कंपनी का कोई वजूद ही नहीं होता है, ये केवल फाइल में होता है, एक छोटे काम के लिए बना के ख़त्म कर दिया जाता है और इसको कोई फॉर्मेलिटीज़ दूसरी कंपनी की तरह फॉलो नहीं किया जाता है। राइट, समझ में आ गया? तो कैसा लगा आपको कंपनी के बारे में? कोई डाउट है, कोई पॉइंट है जो रह गया? बेसिकली मैंने ये इनफ मैटर आपको प्रोवाइड कर दिया, जो आपकी NCERT बुक में कुछ चीज़ें ऐसी है नहीं भी है, उसके बावजूद मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। इसके बावजूद कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आए, ज़रूर बताइएगा। तब तक ले थैंक यू एंड बाय।